ये स्टोरी हमें काशान साहब ने कराची से शेयर की है और ये बताते हैं कि बेसिकली ये जो कहानी थी ये इनके परदादा की कहानी थी, यानी इनके दादा इनको सुनाया करते थे। खैर, ये कहानी इंडिया की कहानी है और आसाम की कहानी है। जो लोग इंडिया आसाम के रहने वाले हैं तो आसाम के बारे में वैसे भी आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर जितने भी पैरानॉर्मल वाक़यात पेश आते हैं या जितनी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं, उन एक्टिविटीज़ में 60% हिस्सा आसाम के अंदर ज़रूर हुआ करता है। खैर, ये बताते हैं कि हमारे जो परदादा थे वो आसाम के अंदर गए वक्तों में यानी प्री पार्टीशन सिपाही के तौर पे काम किया करते थे। अब जाहिर सी बात, ये जो अंग्रेज़ का दौर था, इस दौर में आज की निस्बत बहुत ज़्यादा सख्ती हुआ करती थी और कोशिश की जाती थी कि कानून के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। जैसा कानून में मौजूद है वैसे ही आपको करना होगा और जैसे कि आपके ड्यूटी आवर्स और जहाँ पे सेट किए जा रहे हैं उन आवर्स के मुताबिक ही ड्यूटी आपको अंजाम देनी होगी। वैसे तो आसाम के अंदर बहुत सारे गांव इस तरह के हैं जो कि हॉन्टेड हैं, लेकिन उस दौर में इनके परदादा की जहाँ पे ड्यूटी लगाई गई, बेसिकली ये जो गांव था इसके चारों तरफ खेती खेत मौजूद थे, जबकि एक तरफ एक बड़ा सा जंगलात नुमा हिस्सा मौजूद था। अब इनकी जो ड्यूटी थी यानी जो ड्यूटी आवर्स थे वो रात को 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक चला करते थे और इनको जहाँ पे ड्यूटी अंजाम देनी होती थी बेसिकली वो एक चौकी थी जो कि गांव से तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर के फासले पे मौजूद थी। अब ये चौकी वहाँ पे क्यों कायम की गई थी, उस वक्त की क्या ज़रूरत थी और अंग्रेज़ सरकार इस चौकी के ज़रिए क्या हासिल करना चाहती थी, ये एक अलग मुअम्मा था। खैर, परदादा बताया करते थे कि जब मैं वहाँ पे ड्यूटी देने के लिए गया तो शुरू के जो 4-5 दिन थे वो बहुत खैरियत से गुजरे, लेकिन 4-5 दिन के बाद बहुत सारी अजीब चीज़ें थी जो मैंने उस चौकी के अतराफ में नोट करना शुरू की। जैसे कि एक रात ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम था और मैं अपनी ड्यूटी पे यानी चौकी पे तैनात था। मुझे यकीन था कि पीछे से कभी भी कोई बड़ा अफसर आएगा, कोई भी अंग्रेज़ आएगा, वो यकीनन मुझे आके चेक करेगा कि मैं अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से अंजाम दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। मैं अलर्ट खड़ा हुआ था कि इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे जंगल नुमा हिस्सा मौजूद है उस हिस्से में से किसी ने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया है। जाहिर सी बात है, उस दौर में लाइट्स या स्ट्रीट लाइट्स का तस्वुर भी नहीं हुआ करता था, तो जो चांद की रोशनी मौजूद थी बस उसी रोशनी में अंदाज़ा लगाना था कि आखिर कौन है जो वहाँ से मेरी तरफ आ रहा है। जैसे जैसे वो वजूद मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई गांव की औरत है और वो उस तरफ से चलती हुई मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। उसके जो कपड़े थे यकीनन वो गांव की औरतों के से कपड़े थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस औरत ने अपने सर के ऊपर कुछ रखा हुआ था, जैसे कि आमतौर पे गांव की औरतें मटके या सुराही को पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया करती थीं। अब जबकि वो दूर से नजर आ रही थी तो पहला इंप्रेशन यही था कि जो भी औरत है वो शायद पानी भरने के लिए इतनी रात में निकल चुकी है। हालांकि आमतौर पे गांव की औरतें जब पानी भरने के लिए बाहर निकला करती थीं या फिर कुएं के किनारे पे जाया करती थीं तो उनकी कोशिश होती थी कि अलग सुबह यानी सुबह के 6-7 बजे तक वो इस काम को अंजाम दे दें। अब जैसे जैसे वो औरत आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में या उसके सर पे एक मटका मौजूद है और उसने लाल कलर के कपड़े पहन रखे हैं। हैरानकुन तौर पे उसके जो कपड़े थे वो इस कदर लंबे थे कि उसका जो बाकी जिस्म था, ख़ास तौर पे उसके जो पाँव थे, वो मुकम्मल तौर पे छुपे हुए थे। खैर, वो औरत एक ख़ास सिम तक या एक ख़ास हद तक मेरे सामने आई और सामने जहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर का टीला मौजूद था वहाँ पे आके खड़ी हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। अब जबकि मैं उसकी तरफ देख रहा था वो मेरी तरफ देख रही थी तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानने की और मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि लाख कोशिश के बावजूद ना ही उसका चेहरा ना ही उसका वजूद मेरे जहन में आ रहा था और ना ही मैं उस औरत को पहचान पा रहा था। और शायद जो कैफियत मेरी थी वैसी ही कैफियत उस औरत की भी थी। ऐसा लग रहा था वो भी मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है लेकिन मुझे पहचान नहीं पा रही है। इसी दौरानिए में उस औरत ने उसके हाथ में जो मटका था उस मटके को एकदम से उस पत्थर के टीले के ऊपर मारा। अब जैसे ही उस औरत ने इस मटके को उस पत्थर के ऊपर मारा
तो जाहिर सी बात है जो मटका था या जो भी सुराही थी वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जैसे ही ये सुराही दो हिस्सों में तकसीम हुई तो ऐसा लगा कि उस सुराही के अंदर से या उस मटके के अंदर से कोई चीज़ एकदम से निकल के बाहर गिरी है। और ये जो भी चीज़ थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी सी चीज़ है, और इस बड़ी सी चीज़ का इस छोटी सी सुराही में या उस छोटे से मटके में आना मुमकिन नहीं था। बहरहाल मैंने जब उस वजूद पे या उस चीज़ पे गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई इंसानी सर है जो उस मटके में से या उस सुराही में से निकल के नीचे गिरा है। एक लम्हे के लिए मेरी समझ ही नहीं आया कि जो कुछ मैंने देखा है वो हकीकत है या सरासर मेरा वहम है। खैर, जब मैंने दोबारा से उस तरफ देखा तो वाकई में एक इंसानी सर था, और वो सर भी किसी औरत का सर था, और ऐसा लग रहा था जैसे उस सर को उसके तन से जुदा करने के बाद इस मटके या इस मुश्के में महफूज किया गया था। अब मैं अलर्ट हो चुका था। मेरा अंदाज़ा यह था कि जो भी औरत है कम से कम नॉर्मल औरत नहीं है, और मेरा ख्याल था कि ये औरत किसी का कत्ल करने के बाद यहाँ पे आई है और यहाँ पे आके इस सर को फेंकना चाहती है। अब जब मैंने तीसरी बार उस सर के ऊपर या उस चेहरे के ऊपर गौर किया तो वो जिस औरत का चेहरा था ऐसा लग रहा है जैसे वो औरत मुझे देख के मुस्कुरा रही है। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि जैसा चेहरा इस गर्दन का था, यानी जैसी शक्ल इस गर्दन की थी, हूबहू वैसे ही शक्ल उस औरत की भी थी जो इस गर्दन को यहाँ पे लेके आई थी। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो चुका है। मेरे औसान मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके थे और जो कुछ मैं देख रहा था मेरी समझ से बाला तर था। इसी दौरानी में उस औरत ने, जो कि यहाँ पे इस चेहरे को या इस गर्दन को लेके आई थी, उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। हैरानकुन बात यह थी कि जब ये औरत मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव अपनी जगह वैसे ही रुके हुए हैं, लेकिन उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता करके हवा में लहराता हुआ मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और मैंने गए वक्तों में अपने बुज़ुर्गों से, अपने आबा अजदाद से सुन रखा था कि अगर कोई औरत रात के औकात में आपको नज़र आती है जिसके पाँव ज़मीन पे मौजूद नहीं होते बल्कि ज़मीन से कुछ ऊपर होते हैं और वो बाकायदा हवा के अंदर उड़ रही होती है, तो आप यकीन करें कि आपके सामने जो मखलूक मौजूद है उसको डायन कहा करते हैं। जाहिर सी बात है ये जो औरत थी, जो कि एक डायन थी, वो एक गर्दन को अलग करने के बाद यहाँ पे लेके आई थी। और हैरानकुन बात ये थी कि जैसा चेहरा, जैसी शक्ल इस डायन की थी, वैसी ही शक्ल और वैसा ही चेहरा उस औरत का भी था जिसकी गर्दन को काट के ये डायन यहाँ पे लेके आई थी। खैर, ये देखने के बाद मैंने दिल ही दिल में जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी मैंने उनकी तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं कुरानी आयत की तिलावत कर रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जो औरत है जो मुसलसल मेरी तरफ बढ़ रही थी, उसकी रफ्तार या उसकी स्पीड में कमी आती चली जा रही है। और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि एक ख़ास हद तक आगे आने के बाद ये जो डायन थी ये ना सिर्फ वापस मुड़ी बल्कि ऐसा लगा देखते ही देखते जंगलों की तरफ दोबारा से रवाना हो चुकी है। अब जैसे जैसे ये डायन मुझसे दूर होती चली जा रही थी वैसे वैसे मेरी सांसें या मेरे होश बहाल होना शुरू हो चुके थे। अल्लाह जानते कि जैसे तैसे मेरे परदादा ने ये रात उस चौकी में वहाँ पे उस जंगल में गुजारी, और ये गुजारने के बाद जब अगली सुबह हुई तो परदादा बताया करते थे कि इनको 103, 104 बुखार हो चुका था और तकरीबन 11 या 12 दिनों तक इन्हें शदीद बुखार रहा। दादा बताया करते थे कि परदादा ने इस वाक़े के बाद से उस चौकी पे या उस ख़ास स्पॉट पे अपनी ड्यूटी को अंजाम देने से माजरत कर ली थी। हालांकि जो अंग्रेज़ सरकार थी उसने बहुत सख्ती की, उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी सूरत परदादा यहाँ पे ड्यूटी अंजाम दें। पहले तो परदादा इस बात को टालते चले गए, लेकिन जब उनको मजबूर किया गया तो बिलाखिर उन्होंने चुपचाप अपना शहर तब्दील कर लिया। अच्छा, ये जो कहानी है ये 1986 की कहानी है और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 19 या 20 साल का था। वैसे मेरे फादर का जो घर था वो किसी और एरिया में मौजूद था, लेकिन क्योंकि मेरे फादर ने दूसरी शादी कर रखी थी और बुरी किस्मत ये कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पैदा होने के 2 साल के अंदर अंदर मेरी माँ की डेथ हो चुकी थी।
तो जैसे जैसे जब आप बड़े होते हैं और आपको रियलाइज़ होता है कि इस दुनिया में आपकी माँ मौजूद नहीं है, तो आप अपने सगे रिश्तों में, अपनी खाला में, अपनी चच्ची में, अपनी फुप्पो में अपनी माँ को तलाश करने की कोशिश किया करते हैं। वैसे ही मेरे साथ भी था। अक्सर ऐसा होता कि मैं अपने दिल को बहलाने के लिए या अपने आप को मुतमईन करने के लिए कभी चच्ची के यहाँ, कभी खाला के यहाँ, इवन कि कभी फुप्पो के यहाँ रुका करता था। वैसे ही मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपनी चच्ची के लियाकताबाद नंबर 4 गया हुआ था और चच्ची की जो फैमिली थी बड़ी मुख्तसर फैमिली थी। चच्ची थी, चचा थे और कोई भी मौजूद नहीं था। अब जो मेरे चचा चच्ची थे उनकी आदत थी कि रात का खाना खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 8 साढ़े 8 बजे तक ये लोग सोने के लिए लेट जाया करते थे। जबकि अगर आप मेरी बात करें तो अक्सर ऐसा होता कि मैं देर रात तक किताबें पढ़ा करता था, कभी कभी कुछ न कुछ लिखा करता था, और कभी जब नींद नहीं आती थी तो अपने माजी के बारे में या अपनी किस्मत के बारे में सोचा करता था। वैसे ही एक सर्द तरीन रात थी और मैं लियाकताबाद के उस घर के अंदर मौजूद था, मुसलसल करवटें बदल रहा था और आज लग रहा था कि मुझे नींद नहीं आने वाली है। खैर, इसी दौरानिए में मुझे महसूस हुआ कि जो हमारी पिछली गली है, जिसे गंदी गली या पीछे वाली गली या कच्ची गली के तौर पे पुकारा जाता है, वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अजीब बात यह थी कि जो हमारी पिछली गली थी, यानी जो लोग लियाकताबाद में रहा करते हैं उनको पता होगा कि लियाकताबाद के अंदर जो गलियाँ होती हैं वो इस कदर लंबी लंबी गलियाँ होती हैं कि आपको एक गली को क्रॉस करने में अक्सर 10 या 15 मिनट लगा करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उस गंदी गली के अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। अब जैसे जैसे ये आवाज़ें क्लियर हो रही थी या ऐसा लग रहा था वो औरत आगे बढ़ती चली जा रही है, तो अब ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत चीख नहीं रही है बल्कि कोई सदाएं लगा रही है या फिर कुछ बेचना चाहती है। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो औरत आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे पायल की सी आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था वो औरत जो कि गंदी गली में मौजूद है उसने पायल पहन रखी है। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि उस आवाज़ को समझ सकूं, ये जान सकूं बिलाखिर वो कहना क्या चाहती है, और काफ़ी गौर के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जो औरत थी वो आवाज़ें लगा रही थी कि खिलौने ले लो, चूड़ियाँ ले लो, और इसके साथ साथ वो आवाज़ें लगा रही थी कि आके टॉफ़ी खा लो। अब मैं, जाहिर सी बात है, इतनी उम्र नहीं थी, मैं ठीक है बड़ा हो चुका था, लेकिन बचपन में जो अटेंशन, जो चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। मेरी आज भी अट्रैक्शन खिलौनों के अंदर, टॉफ़ियों के अंदर मौजूद थी, और जैसे ही उस औरत ने सदाएं देना शुरू की तो ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देना चाहती है। जैसे जैसे ये औरत आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था बड़ी जानी पहचानी आवाज़ है और एक अजीब सी तासीर थी जो उसकी आवाज़ में मौजूद थी। हालांकि उसकी जो आवाज़ थी ज़रा पतली सी आवाज़ थी, लेकिन दिल चाह रहा था कि उसकी आवाज़ पे मैं गेट खोल के बाहर निकल जाऊं और बाहर जाके उस औरत से पूछूं कि वो पैसे लेगी या फ्री में दे रही है। इसी दौरानिए में जब वो औरत हमारे घर के एग्जैक्टली सामने आई तो अब की बार उसने सामने खड़े होके मेरा नाम लेके मुझे मुखातिब किया। उसने कहा कि जाकिर, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेके आई हूँ। अब जैसे ही उस औरत ने ऐसे कहा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा बचपन लौट आया है। कोई जानने वाली या फिर शायद मेरी माँ बाहर खड़ी हुई है और वो मुझे कुछ देना चाहती है। मुझे नहीं पता कि मेरे जहन में क्या चल रहा था। मैं क्योंकि एक रिजेक्टेड बच्चा था तो ज़रा सी भी अट्रैक्शन, ज़रा सी भी मोहब्बत और 2 मीठे बोल मुझे अपनी तरफ माइल किया करते थे। खैर, जब उसने मेरा नाम लेके बाकायदा मुझे मुखातिब किया तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ने लगा। मैं चाहता था कि मैं दरवाज़ा खोलूं और दरवाज़ा खोलने के बाद मैं देखूं ये औरत क्या बेच रही है और क्या देना चाहती है। जैसे ही मैंने कुंडी के ऊपर हाथ लगाया और दरवाजे को खोलना शुरू किया तो इसी दौरानिए में मेरे चचा ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा। अब जब मैंने पलट के चचा की तरफ देखा तो वो कहने लगे कि बेटा, इतनी रात में दरवाज़ा खोलना ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो कि अंदर जाओ, जाके सो जाओ और इतनी रात में बाहर मत निकलो। हाँ, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, कोई खिलौना चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं इंशाल्लाह तुम्हें कल ला के दे दूंगा।
अब जब उन्होंने इस तरह से कहा तो जाहिर सी बात है वो मेरे बड़े थे। मैं वापस मुड़ा और मुड़ने के बाद अपने पलंग पे, ये जो भी मेरा बिस्तर था, वहाँ पे आके लेट गया। आप यकीन करें कि चचा तो वापस अपने कमरे के अंदर चले गए, लेकिन पूरी रात ऐसा लगता रहा जैसे इस गेट के बाहर यानी इस गंदी गली में वो औरत मेरी मुंतज़िर है और वो इंतज़ार कर रही है कि मैं कब दरवाज़ा खोलूँगा, और दरवाज़ा खोलने के बाद उसके पास जो खिलौने मौजूद हैं, जो भी टॉफ़ियाँ मौजूद हैं, मैं जाके ले लूँगा। इसी हालत में, इसी कैफियत में करवटें बदलते बदलते जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद जब सारे के सारे लोग उठ गए और उसके बाद मेरी चच्ची ने जब नाश्ता निकाला तो नाश्ते की टेबल पे मेरे चचा ने मुझे कहा कि बेटा, अक्सर रात में हमारी इस गंदी गली में चुड़ैलें घुमा करती हैं। कुछ लोग कहते हैं वो चुड़ैलें हैं, कुछ लोग कहा करते हैं वो छलावे हैं। इसी तरह लेट नाइट वो चुड़ैल आया करती है, अक्सर वो गली में आवाज़ें देती है और उसकी जो पूरी तवज्जो है वो बच्चों की तरफ हुआ करती है। वो चाहती है कि किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से ये जो पीछे का दरवाज़ा है इसको खोल दिया जाए। और जब कोई इसको दरवाजे को खोलता है और दरवाज़ा खोलने के बाद जब उसका सामना उस चुड़ैल से होता है तो फिर जाके पता चलता है कि जो मखलूक जो जानी पहचानी लग रही थी, जिसकी आवाज़ में बड़ी तासीर मौजूद थी, ये तो एक चुड़ैल है। अब ये बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन वाकई में बड़ी हैरानकुन बात थी। और चचा का ये भी कहना था कि अक्सर रात के औकात में इस तरह की मखलूक़ात इन गलियों में घूमा करती हैं। और बात बिल्कुल ठीक थी कि रात के इस पहर 3 बजे 4 बजे भला कोई औरत खिलौने क्यों बेचेगी? वो इतनी रात में टॉफ़ियाँ लेके या कोई इस तरह की चीज़ें लेके गंदी गली के अंदर क्यों दाखिल होगी? बताया जाता है कि ये जो अशरा था, यानी ये जो 80s 90s का टाइम था, इस अशरे में लालू खेत के अंदर इन गंदी गलियों में ये चुड़ैलें आया करती थीं। और इसके साथ साथ लालू खेत के अंदर एक स्कूल मौजूद है जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है। उस गवर्नमेंट स्कूल के बारे में भी कहा जाता था कि उस स्कूल के अंदर अक्सर रात के औकात में सरकटा नज़र आया करता है।